नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के कॉमर्स में बीएससी के चैप्टर 6 की बात करेंगे। चैप्टर 6 जिसका नाम है नियुक्तिकरण स्टाफिंग। इसको हम लोग 2-3 पार्ट में पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका कि प्रयोग हम लोग आगे जितना भी रहता है, कोई भी संगठन है, कहीं भी है, तो प्लानिंग तो कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, उसका ऑर्गेनाइजिंग भी कर लेते हैं। जैसे हमने प्लान किया कि एक स्कूल खोलना चाहते हैं, या एक बैंक की स्टैब्लिशमेंट है, या कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी एक उद्योग जब हम खोलने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम लोग पूरी फोरकास्टिंग करते हैं कि क्या हमें करना है, जो भी भविष्य में करना है उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ने देखा था कि किस एक उसमें पद का सृजन करते हैं कि टॉप लेवल कौन होगा, जैसे सीईओ होगा, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके नीचे मैनेजर्स होंगे, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर होंगे, वर्कर्स होंगे, किसका क्या काम होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किसको क्या करना है, ये सारी बातें हम लोग संगठन में करते हैं। उसके बाद से हम लोग आए नियुक्तिकरण पे, स्टाफिंग पे। देखिए, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उस सभी को देखा जाए तो वो सभी एक निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि जो सक्रिय है वो स्टाफिंग। सक्रिय होने का मतलब क्या है कि अब एक्चुअल में कौन सा व्यक्ति काम करेगा, उसको हमें उस संगठन में उसका भर्ती करना है, उसका सिलेक्शन चयन करना है और उसको ट्रेनिंग देना है, फिर उसके बाद से हम उससे काम लेते हैं। तो जितने भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी संगठन में जो काम करेगा वो कोई व्यक्ति करेगा। तो व्यक्ति का नियुक्तिकरण मतलब उस कर्मचारी को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग नियुक्तिकरण कहेंगे। मतलब ये स्टार्ट कहां से होता है? स्टाफिंग का जो पहला स्टेप है वो भर्ती। जब भी हम लोग नियुक्तिकरण की बात करेंगे, सबसे पहला स्टेप मतलब ये स्टार्ट होता है आपका पूरा स्टार्ट होता है भर्ती से, और फिर खत्म होता है जाके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद। फिर उसके बाद से हम लोग फीडबैक वगैरह आगे जाके कंट्रोलिंग की बात करते हैं। तो इसीलिए इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल में जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, जो जिसको काम करना है, सब कुछ तो बना दिया गया है। बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसमें स्कूल स्टैब्लिश करना है, हायरार्की बन गई, सब कुछ बन गया, लेकिन काम कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। अब उस व्यक्ति को हमें लेके आना है, उसमें किसको प्रिंसिपल का पद हो गया, प्रिंसिपल कौन बनेगा, टीचर कौन बनेंगे, उसके नीचे ऑफिस में कौन लोग काम करेंगे, फिर उसके सबसे नीचे 4th ग्रेड में जो कर्मचारी होंगे कौन काम करेंगे, गार्ड कौन बनेंगे। तो हर व्यक्ति की जो हम बात कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, यही प्रोसेस हम लोग बात करने जा रहे हैं कि उस व्यक्ति को कैसे हम उस संगठन में लेके आते हैं और काम करने योग्य बनाते हैं। मतलब उस व्यक्ति को लाना संगठन में और काम करने योग्य बनाना, जिससे कि वो काम करे और काम कुशलता से करे, अच्छे तरीके से करे। तो ये सारा जो प्रक्रिया है यही हमारा स्टाफिंग है। चलिए हम लोग देखते हैं स्टाफिंग की बात। स्टाफिंग में जो इसके अगर बात करें, वही हमने समझा नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारी की भर्ती। अभी हम लोग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है। मतलब अभी इसके लिए हम लोग जो अगले लेक्चर में बात करेंगे, इस पे बहुत चर्चा करेंगे भर्ती पे। और भर्ती से क्वेश्चन ये कह रहे कि हर साल आता है, छोटा बड़ा आता ही है, और लॉन्ग में 1 साल नहीं है तो अगले साल है। भर्ती इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चयन, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप, पहले भर्ती होगा, फिर चयन होगा, फिर प्रशिक्षण होगा जिसको हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, क्षतिपूर्ति, विकास, ये हमने कहा, और उसके बाद भी एक स्टेप है संगठन में बनाए रखना। ये भी बहुत बड़ी चीज है। ये संगठन की कमी मानी जाती है कि एक कर्मचारी आया और
कर्मचारी आया, 6 महीना हुआ नहीं, छोड़ के चला गया। मतलब इस संगठन का यही काम है कि कर्मचारी रिक्रूट करे और वो चला जाए। इससे उस संगठन का विकास नहीं होता है। संगठन का विकास होने के लिए ये भी जरूरी है कि उसमें जो व्यक्ति आए वो रहे, वो रह के काम करे, उसका रिटेंशन, वो उस संगठन के साथ जुड़ा रहे, और जितने टाइम तक वो जुड़ा रहेगा उतना ही अच्छा होगा, उससे संगठन का भी विकास होगा। और जो कर्मचारी होंगे, जो कर्मचारी आया उसको रह गया, तो उस संगठन को समझ चुका होगा, उसके कार्य पद्धति को समझ चुका होगा, कार्य करते करते उसकी एक्सपर्टीज बढ़ गई होगी, वो काम को और अच्छे तरीके से और कुशलता से कर पाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आना ही नहीं, आने के साथ साथ वो उस संगठन के साथ बना रहे। तो इसकी भी एक प्रक्रिया की जाती है। ये सारी जो क्रियाएं हैं इसी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। तो स्टाफिंग के अंतर्गत भर्ती आ गया, रिक्रूटमेंट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, चयन सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सारी जो चीजें हैं, सभी जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं आपकी नियुक्तिकरण में, आपको स्टाफिंग नियुक्तिकरण में आती है। डेफिनेशन की बात करें, बहुत डेफिनेशन दी गई है, जिसमें एक सबसे मेन डेफिनेशन है बेहरिच एंड कून्स का। कून्स की हम लोग बात अक्सर करते रहते हैं। तो बेहरिच और कून ने एक डेफिनेशन दिया है कि नियुक्तिकरण, क्या नियुक्तिकरण, इसको इन्होंने समझाया है प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, जो उसको कार्य करना है, जो प्रबंधकीय कार्य है, जो एक मैनेजर का कार्य है, मैनेजमेंट में जो कार्य है, प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, संगठनात्मक ढांचे। क्यों? स्टाफिंग के पहले तैयार हो चुका होगा संगठनात्मक ढांचा। एक हम लोगों ने बात किया था कि आप सीईओ होगा, सीईओ के बाद से उसके नीचे जो मैनेजर्स होंगे, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर्स होंगे, ये सारे स्टेप्स होंगे, उसके नीचे वर्कर्स होंगे, ये सभी काम करते हैं। तो ये जो स्टेप तैयार किया जाता है कि सबसे ऊपर कौन पद होगी, जैसे स्कूल में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल होते हैं, उसके नीचे टीचर्स होते हैं, फिर दूसरी एक हायरार्की होती है कि उसके नीचे ऑफिस होता है, ऑफिस के नीचे मतलब उसी में बड़ा बाबू काम करते हैं, उसके नीचे और भी नीचे प्यून होते हैं। ये सभी जो एक हायरार्की बनी हुई है टॉप टू बॉटम। तो ये जो संगठनात्मक ढांचा है कि विभिन्न पदों पर, पद तो बन गया, टीचर का पद, ये कॉमर्स के टीचर है, तो ये पद है कि वो पद बन गया। अब उस पद पे किसी की नियुक्ति होती है, ये प्रिंसिपल का पद है। ऐसे ही कंपनी में मैनेजर का पद है, ये पर्सनल मैनेजर है, ठीक है, एचआर मैनेजर्स आजकल बोला जाता है। फिर एक फाइनेंस का अलग है, मार्केटिंग मैनेजर्स है, उसके नीचे जो होते हैं वो ब्रांच मैनेजर, आप देखते हैं ब्रांच मैनेजर के नीचे कुछ होते हैं सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर होते हैं। हर कंपनी जो होती है वहां एक हायरार्की होती है। तो क्या उन्होंने कहा कि नियुक्तिकरण के में क्या आएगा, प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे के, इसकी बात की गई, संगठनात्मक ढांचे के विभिन्न पदों, जितने पद जो सृजित किए गए हैं, कहीं भी पद जो सृजित किए गए हैं, चाहे वो कहीं भी हो, तो वो जो पद सृजन हुआ है को भरना, उस पे उसको भरना और उन्हें भरे रहना सम्मिलित किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि पद सृजित हो गया, स्कूल खुल गया, प्रिंसिपल की जरूरत है, तो प्रिंसिपल की जो नियुक्ति होगी, ये प्रोसेस, पद तो बन चुका था, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, उस पद को भरना, ये जो होता है इसको हम लोग नियुक्तिकरण कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि कोई भी पद है उसमें भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, नियुक्तिकरण कहते हैं। इन सबको मिलाकर हम लोग नियुक्तिकरण करते हैं। तो ये नियुक्तिकरण हुआ।
चलिए अब इसकी प्रकृति और विशेषता को समझते हैं कि क्या नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है तो नेचर्स से देखिए, नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली की उप प्रणाली है। ये पहले ही चैप्टर में तीसरे चैप्टर में बताया गया था प्लानिंग में कि यहां पे क्या है, प्लानिंग की जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक उसमें आपको एक समझाया गया था, फिर ऑर्गेनाइजिंग में भी कहा गया था कि सिस्टम होने का मतलब क्या होता है कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे स्वतः होने लगती है। स्वतः होने का मतलब ये नियुक्तिकरण प्रबंध प्रणाली की उप प्रणाली है, तो ये अपने आप में एक प्रणाली है। और इसकी बात किया जाए, नियुक्तिकरण एक प्रणाली क्यों है, क्योंकि ये स्वतः चलता रहता है। जैसे भर्ती होगा, चयन होगा, प्रशिक्षण होगा, विकास होगा, ये सारे काम अपने आप चलते रहते हैं। फिक्स है कि जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो हर साल एडवर्टाइजमेंट निकालती है, रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो ये एक विभाग है, ट्रेनिंग का काम है, वो चलता रहता है। साल 2 साल में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई चीज आया तो उसमें उनको ट्रेनिंग देना है, तो वो एक स्वतंत्र प्रक्रिया चलती रहती है, इसीलिए इसको प्रणाली कहा गया है। इसको ऑर्गेनाइजिंग में हमने ठीक से पढ़ा था कि क्या होता है, प्रणाली कब कहते हैं। जैसे प्रणाली को समझने के लिए हमने कहा था उसी में एग्जाम्पल कि जैसे बॉडी है तो एक हार्ट है, लिवर है, ये सब का अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और सब जो काम कर रहे हैं तो ये जो काम अपने आप, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि सांस अपने आप लिया जा रहा है, लीवर अपना आप काम कर रहा है, तो ये सारी जो सिस्टम्स है इसी को सिस्टम कहा गया कि वो अपने आप एक स्वतः चलता रहता है और हमेशा चलता रहता है। इसको हम लोग प्रणाली कहते हैं। तो नियुक्तिकरण भी एक उप प्रबंध की क्या है, प्रबंध प्रणाली की उप प्रणाली। फिर क्या है, नियुक्तिकरण सतत कार्य है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए भर्ती जो होती है, जब भी कोई भी कंपनी है, मारुति है, जियो है, जितनी भी तरह की कंपनी है, उनके यहाँ जो इंजीनियर्स है या जो भी है, तो एक रिक्रूटमेंट हुआ, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनका डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट चलिए टॉप लेवल पे होता है, अभी इसकी हम बात करेंगे आगे चल के। तो ट्रेनिंग दिया, फिर वो काम करने लगे, काम करने के बाद उनका प्रमोशन हो गया तो ये सीट वैकेंट हो गई, फिर एक नया काम लाना होगा क्योंकि प्रमोशन भी होता जाता है, तो वो सीट नीचे की वैकेंट होती जाती है, या उसमें उसी में कोई कर्मचारी छोड़ के चला गया तो फिर हमें किसी न किसी को लाना होगा। तो ये चलता है, ये जो है एक कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर आ गया तो जीवन भर वही है, वो उसका प्रमोशन होगा या ट्रांसफर हो सकता है या डिमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रमोशन भी ट्रांसफर भी पैरेलल या डिमोशन भी, तो वो सीट खाली होती रहती है, तो वो चलता रहता है प्रक्रिया। इसीलिए इसको कहा गया है ये सतत कार्य। जो नियुक्तिकरण है ये हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। नियुक्तिकरण लोगों से संबंध रखती है। लोगों से संबंध रखती है का मतलब शुरू में ही मैंने कहा कि इसमें क्या है, व्यक्ति, यहां पे सब कुछ प्लान नहीं किया जा रहा, ऑन पेपर नहीं है, ब्लूप्रिंट नहीं है, यहां पे व्यक्ति को रिक्रूट किया जाता है, व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है, व्यक्ति से काम लिया जाता है। तो सारी संस्थाएं, फर्नीचर है, मशीन है, सब बेकार है, रॉ मटेरियल सब बेकार है, जब तक कि उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। स्कूल है, जब तक उसमें टीचर नहीं है, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है। तो अब उसमें वही कहा गया कि लोगों से संबंध है। यहां पे एक्चुअल में लोग रिक्रूट किए जाते हैं, लोग एक्चुअल में आते हैं, और जब एक किससे संबंधित है, लोगों से, व्यक्ति का, एक्चुअल में यहां व्यक्ति का जो है वो क्या किया जा रहा है, रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, वो व्यक्ति आके इसमें कार्य कर रहे हैं। फिर इसके बाद से नियुक्तिकरण वर्तमान एवं भावी दोनों से संबंध रखती है। नियुक्तिकरण वर्तमान एवं भावी दोनों से संबंध रखती है। सडन कोई सीट वैकेंट हो गई तो हमें किसी न किसी व्यक्ति को लाना होगा काम कराने के लिए,
और सीट खाली होने वाली है, अगली बार पता चला कि कोई मैनेजर जाने वाले हैं, मैनेजर या उनका प्रमोशन हो रहा है या छोड़ के जाने वाले हैं या रिटायर होने वाले हैं, तो अब हम क्या करें? जब रिटायर होंगे तब सोचेंगे? नहीं, पहले से ही सोचने लगते हैं कि अगर वो व्यक्ति रिटायर होने वाला है तो उस जगह पे उस तरह के व्यक्ति की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे? उसका पहले से ही हम प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है, उसको लेके आना है, फिर उसको ट्रेनिंग देना है, और जब वो रिटायर होंगे उनको इस योग्य बना देना है कि वो काम करने लगे। मतलब एक पद अगर खाली हो रहा है, उस पर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है या छोड़ के जा रहा है या छोड़ने वाला है, इसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी करते हैं कि उस पद को खाली होते होते कोई आ जाए। तो ये भावी प्रक्रिया भी है, दोनों से संबंध रखती है। वर्तमान जो अभी कार्य कर रहे हैं उनसे भी संबंधित है, और जिसकी जरूरत है भविष्य में उसको लेके आना है उससे भी संबंधित है। ठीक है, वर्तमान और भावी दोनों से संबंधित है। फिर चलिए, नियुक्तिकरण की सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यकता है। प्रबंधकीय स्तरों पे मतलब ये स्तरों की बात की गई है। टॉप लेवल हमें जितने भी पद सृजित किए जाएंगे, चाहे वो एमडी हो, चाहे नीचे का एक प्यून हो, 4th ग्रेड का कर्मचारी हो, सभी स्तर पे, हर स्तर पे व्यक्ति ही कार्य करता है। कोई भी संगठन होगा, कितनी भी बड़ी संस्था होगी, उसमें कार्य करने वाला व्यक्ति ही होगा, और उस व्यक्ति को कहीं न कहीं से खोज के ला के उसको उस लायक बना के और फिर उस पद पे उसको उससे संगठन में कार्य दिया जाता है। तो चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, जनरल मैनेजर हो, एचआर मैनेजर हो, या कोई भी मैनेजर्स हो, जब भी वो मैनेजर्स होंगे तो उनकी जो नियुक्ति होगी वो कोई न कोई जो नियुक्ति की जाएगी, इसीलिए कहा गया नियुक्तिकरण सभी प्रबंधकीय स्तरों की आवश्यकता है। हर स्टेप पे हमें हर टॉप लेवल की भी जरूरत है। एक स्कूल में प्रिंसिपल के बिना भी काम नहीं चल सकता, गार्ड क्या मिले, तो गार्ड भी चाहिए, प्रिंसिपल भी चाहिए। तो जितने लेवल पे है, हर लेवल पे हमें किसी न किसी व्यक्ति को ही रिक्रूट करना होगा, उसमें लाना होगा। इसलिए ये क्या है, प्रबंधकीय स्तर, सभी स्तर पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद से हम देखें नियुक्तिकरण आंतरिक तो बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या होता है? जो संगठन के अंदर की चीजें हैं, जैसे मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो इंटरनल पैटर्न है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो आंतरिक है। जो भी संगठन में जो किया जा रहा है, जो उसकी पॉलिसी है, प्रमोशन पॉलिसी है, यह सारी चीजें जो है ये आंतरिक वातावरण में आता है। बाह्य वातावरण में क्या क्या आता है? बाह्य वातावरण में आता है पॉलिटिकल, राजनीतिक, लीगल, लेबर लॉ में चेंज हो गया, तो जो भी लेबर लॉ वगैरह में चेंज होगा उससे नियुक्तिकरण प्रभावित होता है। तो क्या कहा गया? नियुक्तिकरण आंतरिक एवं बाह्य वातावरण का प्रभाव इस पे पड़ता है। तो ये आपका हो गया नियुक्तिकरण का की विशेषताएं या प्रकृति की हम बात करें। तो अब हम लोग अगला टॉपिक जो है महत्व अथवा आवश्यकता। नियुक्तिकरण का क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है, क्यों नियुक्तिकरण किया है? तो इसमें देखिए सबसे पहला है संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम प्रयोग। नियुक्तिकरण में क्या किया जाता है कि संसाधनों का अधिकतम, क्यों इससे फायदा होगा? सभी संसाधन, हमने कहा स्कूल है, खूब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले जो होंगे वो कोई न कोई व्यक्ति होंगे जो टीचर बनेंगे। तो सारे संसाधन का उपयोग तभी संभव है जब उसमें व्यक्ति आएगा, कोई न कोई व्यक्ति आएगा। तो इसका क्या है, संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग ये तभी हो सकता है जब नियुक्तिकरण होगा, कोई न कोई व्यक्ति आएगा, उस पद पे आएगा, कार्य करेगा, तभी
कुशलतम भी होगा। प्रबंध के अन्य कार्यों के प्रभावी एवं कुशल निष्पादन। प्रभावी और कुशल निष्पादन, इसका मतलब क्या है? प्रभावी और कुशल का मतलब यह है कि जितने भी अन्य कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, लेकिन जब हम एक्चुअल में व्यक्ति रिक्रूट कर रहे हैं वो सही नहीं है। सब खूब बढ़िया बिल्डिंग बना है, जो भी हमने व्यक्ति रिक्रूट किया कार्य करने और खूब अच्छा स्कूल है, वहां टीचर ही नहीं है, तो क्या होगा? प्रबंध के अन्य कार्य जितने भी आपने किया है सब बेकार है। किसी भी संगठन में अगर जो एक्चुअल में अगर सही व्यक्ति रिक्रूट नहीं किया गया है तो सारी चीजें, आपका प्लानिंग, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका इसके बाद स्टॉपिंग के बाद कंट्रोलिंग सब बेकार हो जाएगा, डायरेक्टिंग सब बेकार है। तो जितने भी चीजें हैं वो आपकी कुशलतम प्रबंध के अन्य कार्यों के प्रभावी कुशलतम निष्पादन तभी हो सकता है जब आप स्टॉपिंग करें। उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। प्रोडक्शन होने के लिए किसी भी कंपनी में आपको व्यक्ति चाहिए जो काम करे। मशीन तो है, मशीन पे काम करने वाले व्यक्ति, अच्छे इंजीनियर चाहिए, तो अच्छे मैनेजर चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा और उत्पादकता में वृद्धि भी होगी, क्योंकि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जब भी होगा तो उत्पादकता बढ़ेगी। योग्य कर्मचारियों की खोज में सहायक। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे पूरा आगे कि जब भी हम नियुक्तिकरण करते हैं तो पहले भर्ती प्रक्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि लार्ज लेवल पे एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, खूब लोग उसमें अप्लाई करें, खूब ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। उससे फायदा क्या होता है? जब हम ये प्रक्रिया करते हैं तो भर्ती में हमें ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाता है, तो उसमें आसानी हमें क्या होती है कि उस संगठन के लिए जो सही व्यक्ति है उसका चुनाव करने में हमको आसानी होगी। तो ये जब भी ये प्रक्रिया करेंगे तो योग्य कर्मचारी की खोज में सहायक ये नियुक्तिकरण से ही संभव है कि आपको राइट पर्सन का राइट जॉब मिले। कृत जो कार्य होंगे, कृत कार्य के लिए संतुष्टि, जो भी किया गया है उसके लिए संतुष्टि। ऑर्गेनाइजेशंस में देखिए क्या होता है कि पद तो सृजित हो जाता है। जब स्टॉपिंग आप करते हैं तो जो व्यक्ति डिजर्व करता है, जैसे कि आप मैनेजर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मार्केटिंग मैनेजर बनाना चाहते हैं और उसने मार्केटिंग का उसको नॉलेज नहीं है। दूसरा आप एचआर मैनेजर बना रहे हैं, उसको एचआर की जानता है लेकिन मार्केटिंग की अच्छी जानता है, और मार्केटिंग जिसको बना रहे हैं उसको एचआर की अच्छी जानता है। तो आपने गलत व्यक्ति को का चुनाव कर लिया। ऐसा नहीं उसके अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, लेकिन गलत आदमी को जब आप चुन लेंगे तो उसका असर ये पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको काफी नुकसान होगा और उसकी जो भी उत्पादकता पे असर पड़ेगा। और अगर उस व्यक्ति को भी संतुष्टि नहीं होगी जो कार्य करेगा, लेकिन जो मार्केटिंग की अच्छा नॉलेज है, अनुभव है, उसको आपने मार्केटिंग बना दी, मार्केटिंग मैनेजर बना दिया तो अच्छे से कार्य कर लेगा। कर्मचारियों की अधिकता एवं कमी रोकने के लिए यह भी एक समस्या हो जाती है। जैसे कभी कभी होता है कि जो कंपनी होती है उसको बहुत ऑर्डर मिल जाते हैं काम, जैसे छोटी जो भी कंपनी होती है, जैसे पाइप बनाने वाली है, फैन बनाने वाली है, तो उसको उसकी जो भी जरूरत है वो कर्मचारियों की जरूरत इस पे भी है कि उसको क्या ऑर्डर मिल रहा है, मतलब उसकी सेल क्या होने वाली है। तो अगर उसको पहले से पता है कि हमको कर्मचारियों की जरूरत है तो वो पहले से ही प्लान किया जाता है, उसके लिए वो कैंपस सिलेक्शन करता है, उसके लिए वो रेफरेंस से किसी व्यक्ति को लाता है, कई कार्य वो करता रहता है जिससे कि जब वो ऑर्डर आ जाए और बनाने की जरूरत हो तो कर्मचारी की कमी न हो। लेकिन मान लीजिए कि उसने इसके लिए कोई तैयारी नहीं किया, अचानक कर्मचारी की जरूरत है, तो समस्या खड़ी होगी। सब कुछ आपके पास रहेगा लेकिन आप प्रोडक्शन कार्य आपका बाधित हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले से
एडवांस प्लानिंग करनी है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसको कही जाती है, पहले से ही प्लानिंग करनी है कि आप क्या करें कि कर्मचारियों की कमी से बचें, क्योंकि दिक्कत क्या होगी कि प्रोडक्शन जो होगा वो आपका नहीं हो पाएगा कमी होने के कारण। ऐसे ही अधिकता के केस में आपने क्या किया, सब रिक्रूट कर लिया, ऑर्डर मिला ही नहीं, काम है ही नहीं है, सब खाली बैठे, तो क्या होगा, कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा। तो पहले से प्लान करिए ना कि क्या करना है, कितने कर्मचारी की जरूरत है, तो पहले से ही प्लानिंग किए रहेंगे तो आपकी ये समस्या जो होगी स्टाफिंग, कर्मचारियों की अधिकता और कमी की समस्या से आपको इसकी समस्या आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है अगर आपने नियुक्तिकरण को ठीक से फॉलो किया है, उस पर सही आपने प्रेडिक्शन किया है कि भावी, हमने कहा ना कि भविष्य का भी आपने प्लानिंग किया हुआ है, तो अधिकता और कमी की समस्या नहीं आएगी। व्यवसायिक उपक्रम की समस्या समाधान के लिए क्या क्या समस्या होती है कि जितने भी व्यक्ति अगर आपने रिक्रूट नहीं किया तो वही उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति ही नहीं कार्य करने के लिए, तो उपक्रम की ये समस्या भी दूर हो जाती है। व्यक्तियों के विकास के लिए अधिक उत्तरदायित्व। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी विकास की बात आएगी तो विकास उसका होता है जनरली ये टॉप लेवल का होता है। वर्कर में हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, वर्कर में हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं। डेवलपमेंट की बात हम लोग उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिसके पास अधिक उत्तरदायित्व। ये बहुत अंतर होता है विकास और प्रशिक्षण में। प्रशिक्षण जो है उसकी अपेक्षा विकास जो है वो ब्रॉडर है, प्रशिक्षण नैरो सेंस में। और जो टॉप लेवल का कर्मचारी होता है, जो जिसको ज्यादा उत्तरदायित्व मिला होता है, उसके लिए हम लोग विकास की बात करते हैं और नियुक्तिकरण से उसके अंदर विकास की का ही हम प्रयास करते हैं। विकास एक दिन नहीं होता है, उसको विकास का मतलब उसको कई तरह की नॉलेज होगी। जो ट्रेनिंग में क्या होता है, टू द पॉइंट, ये काम आपको करना है, ये चौक बनाना है, तो कैसे बनेगा, ये कर्मचारी रिक्रूट किया, उसको बताया कि तुमको ये कार्य करना है, उसने ये सीख लिया, यही करेगा, ये ट्रेनिंग है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या है, उसको जो सुपरवाइज करता है उसको पूरी नॉलेज होती है और वो धीरे धीरे सीखता है, अपने अनुभव के आधार पे कई चीजों से वो सीखता है। तो जब भी हम नियुक्तिकरण की बात करते हैं तो इससे जो अधिक उत्तरदायित्व होते हैं उनके अंदर ये विकास आता है। तो ये हमारा हो गया नियुक्तिकरण में इसकी परिभाषा, विशेषताएं और इसका महत्व। अब आगे के जो टॉपिक हमको पढ़ने हैं उसके पहले एक चीज और हमको समझना होगा, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे, आपकी बुक में इसमें बहुत दिया हुआ है लेकिन इससे प्रश्न नहीं है, क्योंकि मानव संसाधन जो है वो आप क्लास 11 में ऑलरेडी पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, तो इस पर बहुत आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, आगे जब भी हम जा रहे हैं बात करने भर्ती की, चयन की, प्रशिक्षण की, तो एचआर बार बार आता रहता है। आजकल तो ये कॉमन वर्ड हो गया है कि कोई भी लाइव शो आता है उसमें एचआर अपना ओपिनियन दे। एचआर क्या है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। ये क्या होता है कि जो भी प्रबंध के कार्य होते हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड है, ये लेटेस्ट, पहले इसको हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट बोलते थे, अब इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो इससे संबंधित क्या है कि ये सारी जो प्रक्रियाएं नियुक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, तो ये सभी प्रक्रियाएं ये इसी में शामिल होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये न्यू टर्म्स आजकल यूज किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं कि एक कर्मचारी के ओवरऑल डेवलपमेंट, उसको एक एसेट्स मान के उस पर हम उसको लाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसको कार्य के लायक बनाते हैं। इसी को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स करते हैं, मानव संसाधन करते हैं। और इस पर डिटेल बाद में कभी इसमें चर्चा क्लास 11 में ऑलरेडी किया गया है, तो बस इसका इंट्रोडक्शन है। और इसमें एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि नियुक्तिकरण, स्टाफिंग जो है मानव संसाधन प्रबंध का एक भाग के रूप में,
ये बहुत एक आर्गुमेंट होता रहता है, विवाद है कि क्या मानव संसाधन और नियुक्तिकरण, क्योंकि जितनी प्रक्रिया होती है नियुक्तिकरण में, ये सारी प्रक्रियाएं ह्यूमन रिसोर्स में होती हैं। उसका इवैल्यूएशन करना थोड़ा सा ब्रॉडर, इसलिए यही तो ब्रॉडर हो जाता है क्योंकि इस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी आता है। वो सारी प्रक्रियाएं आती हैं, उसके बाद से उसका जो निष्पादन, जो कार्य किया, उसका इवैल्यूएशन भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग तक ह्यूमन रिसोर्स पहुंच जाता है। इसीलिए इसकी पार्ट के रूप में हम बात करते हैं। आर्गुमेंट ये होता है कि क्या दोनों एक ही है, मानव संसाधन और नियुक्तिकरण एक ही है कि अलग अलग, या नियुक्तिकरण मानव संसाधन का एक पार्ट है। तो सच्चाई जब हम लोग पूरा कंक्लूजन जब करते हैं तो लास्ट में यही बताते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध का नियुक्तिकरण जो है मानव संसाधन का एक भाग है, क्योंकि वो सारी प्रक्रियाएं जो नियुक्तिकरण में होती हैं, वो सारी प्रक्रिया मानव संसाधन में होती हैं। और उसके अलावा भी, जैसे एक टर्म यूज किया गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये इसमें नहीं होता। जिससे भावी की बात किया गया, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें मानव, अब पहले से ही बात हम लोग कर लेते हैं कि एक कर्मचारी जैसे पद सृजित होगा, जैसे प्रिंसिपल्स होंगे, अब प्रिंसिपल की क्या क्वालिफिकेशन होगी, इनकी योग्यता क्या होगी, इनको कितनी सैलरी दी जाएगी, इनसे क्या क्या काम लिया जाएगा, ये क्या मतलब उसमें जॉब डिजाइन, जॉब इवैल्यूएशन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद से उन्होंने काम कैसा किया, उसका मूल्यांकन करना, तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये मानव संसाधन है। तो ये तो है ही है, प्लस बहुत सी चीजें हैं। मतलब एक पद सृजित होना, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर उसका मतलब क्या क्या करेंगे, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन होने के बाद वो उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, ये सब डिसीजन जो है वो मानव संसाधन का पार्ट है। अब इसके बाद से हम लोग एक एक की बात करेंगे, भर्ती, चयन और नियुक्तिकरण की पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे। आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको करना है। इसके बाद से हम लोग अगले टॉपिक की जो बात कर रहे हैं, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस की हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या करना होता है नियुक्तिकरण में। तो नियुक्तिकरण में प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है भर्ती, जिसको हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है भर्ती, रिक्रूटमेंट। क्या होता है इसमें, इस पद में जो पहला पद होता है इसको हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। भर्ती का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे कि जो विभाग होगा, जैसे जितने भी विभाग, अलग अलग विभाग हैं, हर विभाग से हम ये कहेंगे कि आपको कितने कर्मचारी की जरूरत है। वो पहले उनसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसको हम वो संख्या मांगेंगे, फिर उस संख्या को, जितनी संख्या की हमें जरूरत है, फिर आगे चल के हम थोड़ा भर्ती को और डिटेल में पढ़ेंगे। हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल जो भी सोर्सेज होंगे उसके द्वारा हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आए। इसीलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि यहां पे क्या मेरा वो है, यहां मेरा टारगेट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आए, क्योंकि जितना ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे उतनी ही संभावना होगी कि उसमें से सही व्यक्ति का चुनाव कर पाए। तो ये हमारा भर्ती सबसे पहला स्टेप होता है भर्ती का, जिसमें कि ये पॉजिटिव प्रोसेस है और इसमें से ज्यादा एप्लीकेशंस को मंगाना, और मंगाने के बाद से उसके बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वो है चयन। सेकेंड स्टेप जो है वो चयन, जिसको हम लोग सिलेक्शन कहते हैं। चयन क्या होता है, चयन में हम लोग क्या करेंगे, ये निगेटिव स्टेप, देखिए ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और ये हमारा निगेटिव है। निगेटिव पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि यहां पे हमारा जो प्रयास होगा, पहला स्टेप में, पहले प्रोसेस में क्या होगा
कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन बनाइए। एप्लीकेशन ज्यादा बनाएंगे तो आसानी क्या होगी, अगले स्टेप में निगेटिव क्रॉस छटनी इसको, मतलब अब हम यहां पे छाटेंगे कि 1000 एप्लीकेशन आ गए, हमको 10 की जरूरत है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्क्रूटनी कर लेंगे कि नहीं कौन कौन पहले ऐसा है जो उसकी योग्यता पूरा कर रहा है, पहले योग्यता वाले को रख लेंगे। फिर उसमें से भी दो होते हैं, एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, एक डिजायरेबल होती है। तो किसने ऐसे व्यक्ति हैं जो इसेंशियल तो पूरा करते ही कर रहे हैं, आवश्यक वांछित जो डिजायरेबल है उसको ही पूरा कर रहे हैं। ये दोनों वाले कितने हैं, तो पता चला कि इसेंशियल में आपके 500 है और डिजायरेबल में आपके 200 है, जो कि दोनों पूरा करते हैं। और हमारे छट गए 300, अब बचे 200 को हम इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। फिर इंटरव्यू में जब हम कॉल करेंगे, एक तो स्क्रीनिंग कर लिया, अब इंटरव्यू करेंगे तो अब उसमें हमने क्या किया कि 10 लोगों का सिलेक्शन किया और 10 लोगों को वेटिंग में डाल दिया। तो अब ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो ये हम लोग यहाँ पे इनसे निगेटिव इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहां हम पहले ज्यादा बनाया, फिर उससे काफी कम किया। अब आइए फिर आगम तथा अनिस्थापन, ये तीसरा है। छाट दिया हमने 10 लोगों को हमने फॉर्म दिया कि ये भरिए, ये कंपनी का फॉर्म है, ये चीजें एक ब्लैंक फॉर्म देंगे, वो भरेंगे, ये अगला स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए ट्रेनिंग भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ट्रेनिंग की हम बात करेंगे, दो तरह से ट्रेनिंग देते हैं, ऑन द जॉब का मतलब तो उसको रिक्रूट कर लिया, काम पे रख लिया, अब चलो उसमें हम तुमको ट्रेन भी करते हैं। अब ट्रेन करेंगे ऑन द जॉब में कि हम आपको रोटेशन वाइज करते रहेंगे, जैसे देखा होगा बैंक में एक दिन स्टेबल पे बैठा, अगले दिन स्टेबल पे, अगले दिन स्टेबल पे, उनको सारी जानकारी दी जाती है, तो अलग अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब ऑन द जॉब प्रोसेस होते हैं। फिर मतलब अलग अलग हम उनसे काम ले रहे हैं, बहुत से इसमें है टाइप्स की हम बात करेंगे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है, इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो भी हम लोग पैसा इनको देते हैं, जो भी इनसे काम भी लेते रहते हैं और साथ में इनको हम ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, तो ये हमें फायदा रहता है। फिर पांचवा है निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब हम तो इनसे काम ले लेंगे तो इनसे हम ये जानना चाहेंगे इनका जो काम है वो कैसे काम करे, इनका जो निष्पादन है, जो वर्क करने की क्षमता है वो क्या है। इसकी हम लोग बात करते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करेंगे, ठीक। अब इसके बाद से आइए ट्रांसफर। ट्रांसफर देखिए 3 तरह से होता है। जब भी हम लोग ट्रांसफर की बात करते हैं वो 3 तरह से होता है। तीनों कौन कौन से तरह होते हैं। एक ट्रांसफर जो आपके दिमाग में रहता है जनरली ये होता है कि उसी सैलरी पे, उसी कार्य पे जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए तो इसके क्या फायदे नुकसान है। एक तो फायदा यह है कि मान लीजिए वहां अधिक कर्मचारी है तो उसको हमने कहीं और लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान ये होता है कि वहां मान लीजिए अधिक नहीं है और इसको हमने ट्रांसफर कर दिया तो वो जगह तो खाली होगी, अब फिर उसको हमको कहीं ना कहीं से भरना हो, तो ये है। लेकिन ट्रांसफर जो होता है उसी वेतन पे उसको हम समतल एक होता है कि कहीं और बढ़ाते हैं। दूसरा हम लोग प्रमोशन भी कर देते हैं, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस है, उसको प्रमोशन दे दिया तो भी ये जगह खाली हो गई। प्रमोशन देने के भी कुछ फायदे हैं, नुकसान भी है। फायदा ये है कि उससे कर्मचारी थोड़ा सा और उसका मोराल बूस्ट अप होता है और काम के प्रति रहता है। डिमोशन भी होता है। डिमोशन मतलब ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो सेम सैलरी पे भेजा जा सकता है, अधिक सैलरी पे भेजा जा सकता है और कम पे भी।
प्रमोशन, डिमोशन। इसके बाद से पृथक किया जाना, ये लास्ट स्टेप की बात की गई। ये जनरली किया नहीं जाता है, ले ऑफ कर दिया जाता है। जैसे कई ऐसे हैं जो सीजनल काम है, जैसे चीनी मिल का देखते हैं, सीजनल काम होता है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना चलेगा, उसके बाद से काम नहीं होगा। कई ऐसे कार्य हैं जो कि सीजनल, साल भर काम नहीं होता, तो उसमें क्या किया जाता है कि कर्मचारी को पृथक कर दिया जाता है। अक्सर ये पाया गया है कि वो जब काम नहीं रहेगा तो आप घर बैठिए, फिर उसके बाद से आइए। या अन्य कारण भी हो सकते हैं, दबाव हो या स्वेच्छा से हो, या जैसे आप उसका ले सकते हैं जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनके यहाँ क्या है, कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इस एज के बाद आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप छुट्टी ले लीजिए। फिर सीआरएस आया, बीआरएस आया, कई स्कीम आती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे काम नहीं है और या तो वो कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है, स्वेच्छा से हो चाहे तो रिटायरमेंट है। तो ये प्रोसेस है, मतलब पहले वो जुड़ेगा आपसे और फिर आपसे अलग होगा उस संस्था से। तो संस्था में भर्ती हुआ, चयन हुआ, आगमन, अधिस्थापन हुआ, प्रशिक्षण हुआ, विकास, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। निष्पादन, मूल्यांकन, हस्तांतरण और पृथक किया जाता है, ये सारे स्टेप्स। फिर आइए हम लोग नियुक्तिकरण के तत्व की बात करें, कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग की बात करें। कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, देखिए यहां हमने 7 स्टेप है, लेकिन अगर कंपोनेंट की बात करें तो 3 ही होते हैं, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। यही 3 मेन कंपोनेंट होते हैं और इसी की बात हम लोग आगे करने वाले हैं। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही हम कह रहे हैं, भर्ती पे अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद से सिलेक्शन है, ये हमने बताया है कि भर्ती क्या है। भर्ती है कि कर्मचारी को अपने संस्थान में लाना, पहले उसको लाएंगे तभी तो आगे हम बात करेंगे। तो भर्ती की बात करेंगे, फिर इसके बाद से हम लोग चयन की बात करेंगे। भर्ती में कई स्टेप, कई तरह के होते हैं आपके, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में बहुत सी चीजें आती है, प्रमोशन दे देना या जो कर्मचारी है उसके रेफरेंस से लाना, उसी को लेके प्रमोशन लेके आना। एक्सटर्नल में कैंपस सुना होगा, कैंपस इंटरव्यू होता है, बाहर गेट के पास लगा के इंटरव्यू होता रहता है, वॉकिंग इंटरव्यू होते रहते हैं। तो ये सब तरीके हैं कि जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी को बुलाते हैं। चयन में क्या करते हैं, चयन में हम लोग सिलेक्शन में क्या करते हैं, छांटना है आपको, तो इसीलिए क्वेश्चन लॉन्ग इस पे आता है, इसमें नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसमें छठी इसके बहुत, ये बहुत लंबा है। इसमें जो हमें है चयन में क्या करना है कि चयन में हमें जो जो एप्लीकेशन आए हैं, जो उपयुक्त नहीं है उनको सबको हम हटाएंगे, जो उपयुक्त है उनको लेंगे, एक स्क्रीनिंग करेंगे और स्क्रीनिंग के बाद से हम लोग फिर उसके बाद उसमें जो उपयुक्त होगा उसका इंटरव्यू करेंगे, फिर अपने संस्थान में रखे और अगला स्टेप है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग भी ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, प्रशिक्षण का भी। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भर्ती और प्रशिक्षण, ये 2 अक्सर पूछे जाते हैं। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस का नाम सुना होगा, कई लोग करते हैं। जनरली एमबीए जो कोर्सेज चलती रहती हैं, लास्ट सेमेस्टर में किसी कंपनी से उनका टाई अप होता है तो इंटर्नशिप होता रहता है, ये भी ट्रेनिंग है। फिर जॉब में होता है, अलग अलग ये कई तरीके से किया जा सकता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है, तो अलग अलग से हम लोग करते हैं। अब चलिए इसके हम लोग प्रश्न की बात करें, प्रश्नोत्तर की बात करें। प्रश्नोत्तर में देखिए लॉन्ग में सबसे पहला एक जो है नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नियुक्तिकरण।
इसके महत्व को समझेंगे। इसमें हमने बात किया था नियुक्तिकरण क्या होता है। नियुक्तिकरण में हमने एक कोर्स का डेफिनेशन भी लेके समझाया था। महत्व में इसको हमने बताया था इससे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ कार्यकुशलता बढ़ती है, जो अधिक उत्तरदायित्व कर्मचारी है उनका विकास होता है, ये सारी चीजें बताई गई थी। फिर दूसरा अब जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, स्टॉपिंग प्रोसेस, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग प्रोसेस की बात की गई है, क्या होता है इसको आप समझाइए। तो इसमें आप ये सारी बातें करेंगे, प्रोसेस की बात की गई तो, और कंपोनेंट की बात की जाएगी तो सिर्फ 3 की बात, यही अंतर है। तब पूछा जाएगा तो सिर्फ ये 3 बताने, और अगर आपको प्रक्रिया पूछी जाएगी तो पूरी प्रक्रिया आपको बतानी। ठीक, अब तक हम लोग यही पे रखते हैं। अगले टर्न पे हम लोग भर्ती और प्रशिक्षण पे ज्यादा ध्यान देंगे। ये 2 टॉपिक रह गया है, भर्ती, चयन और प्रशिक्षण, इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग आगे लेक्चर में इस चैप्टर में 2-3 चीजें और ध्यान देने की जरूरत होगी जब भी हम बात करेंगे। देखा होगा एक चीज, इससे ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वो ये है, एक बार और थोड़ा सा प्रश्नोत्तर की बात करें कि भर्ती धनात्मक प्रक्रिया है, ये ट्रू फॉल्स का है। और दूसरा ऐसे ही चयन का भी पूछा गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि धनात्मक प्रक्रिया है, तो इसमें देखने की जरूरत है ये आपका ट्रू है और ये वाला आपका फॉल्स। तो इससे ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन सी प्रक्रिया, चयन, स्पेशली चयन की और इसकी बात की है, इन दोनों में कौन सा ऋणात्मक है कौन सा धनात्मक है। फिर अगर स्टॉपिंग की बात किया जाए तो ये भी पूछा गया है कि जो स्टॉपिंग है, नियुक्तिकरण है, वो इसमें से प्रश्न ये है, स्टॉपिंग इज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये स्टॉपिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी आपका। तो ये इस तरह के प्रश्न आते हैं। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है इसी को घुमा के कि ट्रेनिंग, ठीक, ट्रेनिंग जैसे भर्ती का पूछा गया, तो भर्ती आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है कि नहीं, या चयन आपका जो है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कि नहीं। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये सभी जो चीजें हैं इन्हीं को तो मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, नियुक्तिकरण बोलते हैं। तो इसलिए इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि एक ही चीज बार बार नहीं आनी चाहिए, मतलब आपका स्टॉपिंग ही नहीं। फिर पूछा जा सकता है नियुक्तिकरण के अंतर्गत आता है भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। तो इसमें आपको ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, तो ये इसके अब तक आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो इसी पे ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, फिर हम लोग अगले टर्म पे भर्ती और चयन और उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।